Hi. Never stop improving. To succeed, keep getting better. Every day means every day. Today is 24th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। कांग्रेस रेडियो 1942 में अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन था, ऑर्गेनाइज्ड बाय उषा मेहता जी। वाइसरॉय लिनलिथ गो के टाइम पे आया था ऑगस्ट ऑफर प्रपोजल इन 1940। सत्यर्थ प्रकाश इंडियन फिलोसोफर, ऑथर हैं महर्षि सत्यर्थ प्रकाश जी। बैटल ऑफ चौसा में शेरशाह सूरी ने डिफीट किया था हुमायूं को, और हुमायूं मुगल एम्परर बिल्ट द दीन पनाह सिटी एट दिल्ली एज हिज सेकेंड कैपिटल। आज के सवाल हैं, इन विच स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? Ruble is the currency of which country? Difu Pass is located in which part of India? Eraviculam National Park is situated in which state? Which Indian state is known for its famous Nandi Hills? ये भी काफी न्यूज में बना है, Nandi Hills. So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है कोटरी। कोटरी का मतलब होता है मंडली, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड इंटरेस्ट और टेस्ट, एस्पेशली वन दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ अदर पीपल। मतलब एक स्मॉल सर्कल है, बंच है, क्लैन है। बिकर का मतलब होता है झगड़ना, आर्ग्यू अबाउट पेटी एंड ट्रिवियल मैटर्स। लैकोनिक मीन्स होता है संक्षिप्त, ऑफ अ पर्सन, स्पीच और स्टाइल ऑफ राइटिंग यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। देन हैम्परिंग का मतलब होता है हैम्पर, बाधा डालना, हिंडर और इम्पीड द मूवमेंट और प्रोग्रेस ऑफ, ऑब्स्ट्रक्ट करना। एफेमरल रिवर्स होती है अल्पकालिक, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। सीजनल होती है, मानसून के टाइम पे वो रिवर्स दिखने लगती है, बाकी टाइम पे सूख जाती है। सो दैट इज एफेमरल। सो दीज आर वोकेबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज 25 फरवरी है और आज इन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम आंसर राइटिंग करेंगे। दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड शॉक्ड बाय रशियाज फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। देन वी विल टॉक अबाउट कॉप्टर क्रैश, IMD CDS कुन्नूर, रशियाज नाटो प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, शेकिंग अप यूरोप्स सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अब जैसे यूरोप अभी न्यूज़ में बना हुआ है ना, तो हम आंसर राइटिंग में 2-3 क्वेश्चंस अभी ऐसे देखने वाले हैं। विल गेट टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट यूरोप, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की पॉलिटी एट्सेट्रा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडियाज फूड सिस्टम। ये पूरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इज द न्यू इकोनॉमी क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, वॉर एंड पीस। प्राइम मिनिस्टर ने व्लादिमीर पुतिन से कल बात किया। जयशंकर स्पीक्स टू यूरोप UK मिनिस्टर। Then we will talk about elections and this is China. नेवी को 12th P-8I एयरक्राफ्ट मिला है बोइंग से। स्नोफॉल हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर। यूक्रेन क्राइसिस, प्रेसिडेंट जो बाइडन। दिस इज रशिया। और आज हम समझते हैं यूनाइटेड नेशंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या मैंडेट है, इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं। रशिया लेजिटिमेसी, स्टॉक मार्केट कल टैंक हो गया। दिस इज इंडिया टू एक्सपोर्ट मोर वीट। रशिया अनसर्टेनिटी, GDP, इकोनॉमी, RBI। देन वी विल टॉक अबाउट रशियाज एग्रेशन और इसमें इंटरनेशनल लॉ क्या बोलते हैं, विल गेट टू नो। देन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग द इंडस वाटर ट्रीटी, एंड दिस इज नो योर इंग्लिश। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट say 35 to 40 minutes. Our reference material is only The Hindu for today. So see, ये जो फर्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड शॉक्ड बाय रशियाज फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो कल यूक्रेन में रशिया ने यहाँ पे इन्वेजन हुआ है, फाइट्स यहाँ पे हो रही है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ऑपवेयर भी है यहाँ पे, न्यूज़ प्रोपोगेंडा, फॉल्स न्यूज़ भी चलता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होता है, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, देयर आर सो मेनी थिंग्स, स्टेटमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एट्सेट्रा। हमें अभी जो क्लाउड ऑफ वॉर है इसमें स्टेटमेंट्स पास नहीं करने, लेट अस जस्ट वेट एंड वॉच। ऑफिशियल जो इंडियन लाइन है वो ये है, सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी है कि जो इंडियंस हैं उनको हम सेफ गार्ड करें। अनसर्टेनिटी ग्रिप्स इंडियन स्टूडेंट्स स्टक इन यूक्रेन। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम यहाँ पर इंडियंस जो हैं उनको सेफ गार्ड करें। प्राइम मिनिस्टर ने मिस्टर पुतिन से अपील भी किया है फॉर सीज फायर।
अब इस पूरे इक्वेशन में क्या होगा, वर्ड में अनसर्टेनिटी आ रही है, तो ऑयल प्राइसेस सर्ज टू 7-year हाई, दिस इज नॉट राइट। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन वैसे ही 6% क्रॉस हो रहा था, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी और बढ़ेगी। सो दिस इज वन थिंग। और दूसरा प्रॉब्लम सेंसेक्स में अनसर्टेनिटी होते ही क्रैश हो जाता है, तो सेंसेक्स फॉल्स दीज मेनी पॉइंट्स इन 2 years। सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। सो इधर बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स भी है, ये जितने जल्दी ये एस्केलेशन नहीं हो और जितने जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उतना ही इंडिया के लिए बेटर है। बिकॉज दूसरा एक्सेस अभी हम चाइना का भी देखेंगे, रशिया का अगर वॉर होता है, फुल फ्लेज्ड वॉर होता है, तो इससे सैंक्शंस क्या आते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, जस्ट वेट एंड वॉच, लेट अस सी। देन श्रीलंकन नेवी डिटेन्स 22 फिशरमैन। तो ये वो रेगुलर टॉपिक है, कच्चा तीवू आइलैंड, इंडियन फिशरमैन, एंड यहाँ पर ट्रॉलर्स जो यूज़ करते हैं, मैरीटाइम बाउंड्री प्रॉपरली एट टाइम्स फॉलो नहीं हो पाता, फिर ये सेंसिटिव इशू भी बन जाता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी ज़रूरी है। देन दिस इज कॉप्टर क्रैश, IMD कन्फर्म्स लो क्लाउड्स एट कुन्नूर। दिस इज वाई आई ऑलवेज से कि हम न्यूज़ मीडिया नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, एग्जाम पर्पस से पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी जो रूमर मॉन्गरिंग होती है, बहुत सारा जो थ्योरीज होती है, या फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। न्यूज़ जब सेटल हो जाती है, न्यूज़ जब क्लियर हो जाती है, देन वी शुड रीड अबाउट इट एंड मेक अ व्यू पॉइंट। जैसे ये क्रैश हुआ, अब इसमें जो हमारी लर्निंग्स थी वो ये थी कि इतने VVIP अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। उनके हेलीकॉप्टर से पहले एक गाइडेड, एक पायलट हेलीकॉप्टर वहाँ पे सेंड होना चाहिए जो डिटेक्ट करे, बताए कि वहाँ पे वेदर फिनोमिनन क्या चल रहा है, सो दैट सच टाइप ऑफ क्रैशेस अवॉइडेबल हो। तो ये जो है जनरल प्रोटोकॉल है, इसमें अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है। मशीन्स होती हैं, मशीन्स ऑल्दो रिलायबल होती है, बट सर्टेन टाइम्स मशीन का एरर या फिर ह्यूमन का एरर, तो सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं, इनको रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना शुड बी अवर प्रायोरिटी। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे लो क्लाउड था, लो क्लाउड होने के कारण डिसोरिएंटेशन हो गया, जो मशीन एंड मैन उसके बीच में कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टी हुआ, और फिर इसके बाद ये क्रैश हुआ। सो दिस इज़ द न्यूज़, IMD ने कंफर्म किया है लो क्लाउड्स एट कुन्नूर। सो दिस इज Mi-17V5 हेलीकॉप्टर। देन दिस इज रशियाज नाटो प्रॉब्लम। अब हम आज समझते हैं व्हाट इज नाटो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नाटो देखना है तो नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ 1945 में, उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, दो हाफ्स में। एक हो गया USA ग्रुप, दूसरा हो गया रशिया ग्रुप। USA ग्रुप कैपिटलिस्ट था, रशिया ग्रुप था वो सोशलिज्म और इस फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहा था। तो इकोनॉमी की भी दो फिलॉसफी थी, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। USA का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री USA अपने पास ले रहा था। रशिया का भी एक इन्फ्लुएंस था और ज़्यादा कंट्री रशिया भी अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इंक्लूड कर रहा था। इन दोनों कंट्रीज़ ने कभी भी डायरेक्ट फाइट नहीं किया, ये ब्रिंक्समैनशिप करते थे, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ फाइट है बट दे विल नॉट फाइट। प्लस ये फाइट कभी भी अपनी लैंड पे नहीं करते हैं। USA का इतना हिस्ट्री है, USA ने एक भी फाइट USA की लैंड पे नहीं किया है। USA फाइट करता है इराक में, USA फाइट करता है सीरिया में, USA फाइट करेगा यूरोप में, बट नेवर इन USA। सिमिलरली जो रशिया है, इसने भी पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट ऐसे वॉर जोन्स हुए हैं। अब क्या होता था, ये मिलिट्री ब्लॉक बन गए, ऐसे ट्रीटीज बनने लग गई। तो नाटो एक मिलिट्री ब्लॉक है, इसमें क्या है, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस है, ये अटलांटिक ओशियन है, इधर USA है और इधर यूरोप है। तो इनके बीच में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे ये यूरोप है, यूरोप में जो ईस्ट है, ये यूरोप ईस्ट है, ये नाटो में आ गया। अब ये ईस्ट से, ये जो यूरोप है, दिस इज एक्चुअली, यूरोप देखें तो दिस इज वेस्ट, बट अगर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इधर ईस्ट की तरफ। तो ये जो यूरोप है, इस तरीके से नाटो का एक्सपेंशन होने लग गया, नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है। और यहाँ रशिया है, तो नाटो एक्सपैंड होते होते यूक्रेन तक आ गया। अब इससे रशिया को अलार्म्ड फील हो रहा है। तो देखिए, नाटो शुरू में यहाँ से हुआ, अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो ग्रेजुअली एक्सपैंड होने लग गया टूवर्ड्स ईस्ट। अगर ऐसे देखें तो दिस इज टूवर्ड्स ईस्ट, और ईस्ट में रशिया है।
तो इस तरीके से देखो यूएसएसआर का 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ और देखिए एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रीगा, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ये ग्रेजुअली ये सारे मेंबर्स नाटो में इंक्लूड होने लग गए। जो फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रीज थे वो भी नाटो में इंक्लूड होने लग गए। एंड नाटो इज अ मिलिट्री अलायंस। नाटो में ऐसा होता है कि एक कंट्री पे अटैक है तो वो सारे कंट्री पे अटैक माना जाएगा। तो सी नाटो जो है वो अगर रशिया के बैकड्रॉप में आ गया तो रशिया ऑब्वियसली अलार्म्ड फील करेगा। अब यूक्रेन है वो भी नाटो में मिलना चाहता है, तो अगर यूक्रेन नाटो में मिला तो ये जो ब्लैक सी है देखिए ये पूरा रशिया का जो बैकयार्ड है जो ब्लैक सी है वो भी क्या होगा, चैलेंज होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा। यूक्रेन अगर नाटो में आएगा तो मॉस्को अलार्म्ड फील करेगा बिकॉज प्रॉक्सिमिटी बहुत हो जाएगी। रशिया में पहले जो अटैक हुए हैं चाहे वो नेपोलियन का हो, सारे अटैक इस यूक्रेन के थ्रू होते हैं, दिस एरिया से बॉर्डर, और उसका रीजन है दिस इज हार्टलैंड और ये रिमलैंड कंट्रीज। तो रशिया, अगर हम रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रशिया बहुत सेंसिटिव होता है यूक्रेन के मुद्दे पर कि यूक्रेन जो है वो नाटो में नहीं जाना चाहिए। प्लस यहाँ ना एथनिसिटी भी मोस्टली स्लाव है। रशियन और यूक्रेन में कस्टम्स एथनिसिटी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, क्लोजर टाइज हैं, यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी होते हैं। अब यूक्रेन में भी ये जो रीजन है इधर जैसे डॉनबास हुआ, ये सारे रीजन टुवर्ड्स ईस्टर्न, इनमें सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है। दे एट टाइम्स ट्राई कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं या फिर रशिया के साथ प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा हो। तो रशिया ने इसी का बिहाफ बना के ये आर्ग्यूमेंट दिया कि यहाँ बिकॉज एट्रोसिटीज हो रही है रशियन एथनिसिटी ओरिजिन के पीपल पे, सो दैट इज वाई हम पीस कीपिंग फोर्स भेज रहे हैं और इस एरिया को हम सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे। ये रशिया का आर्ग्यूमेंट है। रशिया यूक्रेन को न्यूक्लियर पावर होने भी नहीं देगा, इसका हम आगे एक और आर्टिकल पढ़ते हैं। तो रशिया ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए यूक्रेन में इन्वेड किया है उन्होंने। यूक्रेन का जो मिलिट्री एम्बिशंस है, न्यूक्लियर एम्बिशंस है, नाटो में मिलने की जो एम्बिशंस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, दिस इज रशियंस पॉइंट ऑफ व्यू। यूक्रेन का पॉइंट ऑफ व्यू भी है, यूक्रेन एक सोवरेन कंट्री है। किसी भी सोवरेन कंट्री में जस्ट लाइक दैट अगर आप इन्वेड करते हो दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। सोवरेन कंट्री है तो यूक्रेन के पास पूरा पावर है, वो जिस चाहे ब्लॉक में मिले, जो चाहे वो पॉलिसी अपनाए। सो ये यूक्रेन का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इसमें जो नाटो है, तो नाटो ने भी एट टाइम्स जो ट्रीटी हुआ था वो ये था कि नाटो अपना एक्सपेंशन नहीं करेगा, बट नाटो ने एक्सपेंशन किया। व्लादिमीर पुतिन 1991 ऑनवर्ड्स, स्पेशली 2010 ऑनवर्ड्स, इस बात पे बहुत क्रिटिकल थे कि नाटो अपना एक्सपेंशन को स्टॉप करे। अभी भी जो सीज फायर की बात है और जो डायलॉग्स की बात है वो ये है कि नाटो अपने एक्सपेंशन को स्टॉप करे, चेक करे, रशिया के बॉर्डर्स तक नहीं लाए, ये आर्ग्यूमेंट है। अब इसमें जो यूएसए है वो डेफिनेटली बहुत अलार्म्ड है, असर्टिव है, बट नाटो के विद इन भी बहुत ज़्यादा फिशर्स है। जैसे टर्की नाटो में है बट टर्की ट्रेडिशनली रशिया के साथ ज़्यादा फ्रेंडली रहता है, यूएसए को ओपनली डिफाई करता है। सिमिलरली जैसे फ्रांस है, फ्रांस अभी ऑकस डील होने के बाद रशिया फ्रांस की यूएसए के साथ टेंशंस बढ़े हैं। अगर यहाँ पे जर्मनी देखें तो जर्मनी को चाहिए ऑयल, नेचुरल रिजर्व्स, और वो आएगा दिस नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन फ्रॉम रशिया। तो यूरोप बहुत डिपेंडेंट है रशिया में फॉर एनर्जी सप्लाई एंड सिक्योरिटी। प्लस यूरोप ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा है, और वी ऑल नो वॉर इज बैड। जहाँ वॉर होता है वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो यूरोप है वो कभी नहीं चाहेगा यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो, इसीलिए इसको डी एस्केलेट करने की कोशिश हो रही है। तो दिस इज नाटो। रशिया का अनजस्टिफाइबल इंकर्शन है इनटू यूक्रेन following weeks of military troop build-up on their shared border has drastically raised tension in the region border, और जो रिपल इफेक्ट भी हो सकता है अक्रॉस द वर्ल्ड। एक्चुअली ये डोमिनो इफेक्ट हो जाता है, एक जगह वॉर स्टार्ट हुआ फिर दूसरी जगह, इस तरह सब जगह फैल जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा ही हुआ था। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको डी एस्केलेट कैसे किया जा सकता है। जो व्लादिमीर पुतिन है, इनका लैंग्वेज बहुत सीवियर सैंक्शंस की तो बात है, बट इन्होंने कहा था रिटेलिएट करेगा रशिया अगर वर्ल्ड ने इंटरवीन करने की कोशिश किया यूक्रेन में। तो लेट अस सी, अब रशिया पे सैंक्शंस लगेंगे, फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट सैंक्शन लगेगा, रशियन प्रेसिडेंट एंड ऑल। इससे क्या होगा, अभी हमें S-400 मिसाइल सिस्टम भी लेना है रशिया से, हमें दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स भी लेने हैं। तो रशिया पे सैंक्शंस लगेंगे तो वही बात होगी जैसे ईरान पे सैंक्शंस थे,
हम इससे फ्रीली डील नहीं कर पा रहे थे, तो रशिया के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। रशिया बिगेन दिस ट्रूप्स यहाँ पे आया, फिर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन होना चाहिए, इंडिया इसी को बोल रहा है। हार्ट ऑफ हिज फियर इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ यूक्रेन ज्वाइनिंग नाटो, नाटो ट्रूप्स पोटेंशियली स्टेशन एट द बॉर्डर विद रशिया। तो ऑब्वियसली रशिया को भी इनसिक्योरिटी फील होता है। नाटो का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है दिस एक्सपेंशनिज्म का, और इससे इनसिक्योरिटी आया रशिया में। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन, ईस्टर्न यूरोपियन मिलिट्री अलायंस हुआ। तो नाटो की यूटिलिटी क्या है? जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा था, व्हाई नाटो इज रिक्वायर्ड। जो पूरा फंडिंग है वो तो यूएसए कर रहा है, प्लस अब सोवियत यूनियन पहले जैसा है नहीं, ईस्टर्न यूरोपियन मिलिट्री अलायंस भी नहीं है। तो क्या 2020 में नाटो की कोई यूटिलिटी है? इस ब्लॉक की यूटिलिटी है? इस पे भी सवाल उठे। 1997 में फाउंडिंग एक्ट हुआ, म्यूचुअल रिलेशंस कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी का, इस चीज का नाटो ने डिसरिगार्ड किया। तो एट टाइम्स जो रशियन पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी वैलिड है। कोऑपरेटिव एक्सचेंजेस, कम्युनिकेशन हॉटलाइंस, कोल्ड वॉर फेल सेफ्स, ये सारी चीजें थी, इसको साइडलाइन किया गया। फिर क्रीमिया जो था वो 2014 में रशिया ने एनेक्स किया। क्रीमिया कहाँ था? यहाँ था। जैसे ये ब्लैक सी है, वेयर इज ब्लैक सी? दिस इज ब्लैक सी, रोमानिया, यूक्रेन, दिस इज ब्लैक सी। तो ये जो है ये क्रीमिया है, दिस इज क्रीमिया। सी ऑफ अजोव है, ये कर्च स्ट्रेट है, और ये ब्लैक सी है। तो क्रीमिया जो था पेनिनसुला वो रशिया ने 2014 में एनेक्स किया। अब उसके बाद जो सेसेशनिस्ट टेंडेंसी है यूक्रेन की, उसको भी इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दिया है। लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है, बट वी शुड ऑल अवेयर होना चाहिए कि वॉर इज नॉट द मीन्स टू पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी शुड बी द प्रायोरिटी, क्योंकि वॉर में कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस होते हैं, नॉट एट ऑल राइट। सो दिस इज देयर। शेकिंग अप यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अब यहाँ जो भी हमने बात किया है ना, वही सब चीज़ें हैं कि यूरोप जो है ना वो कोल्ड वॉर एरा से आगे निकलने का टाइम है। यूरोप के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? यूरोप इज हेविली डिपेंडेंट ऑन यूएसए। तो अगर अपन फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों की बात करें या फिर शोल्स जर्मनी, इधर जो मर्मर्स हैं, जो टेंडेंसी है वो ये है कि हम डिकपल करें यूरोप को फ्रॉम दिस यूएस इन्फ्लुएंस। हम यूरोप की जो प्रायोरिटी है, यूरोप का जो इंटरेस्ट है उसको फॉरवर्ड करें, और यूरोप का इंटरेस्ट वॉर में नहीं है। तो ये एक चीज़ है। तो पुतिन के साथ ही जैसे जर्मनी का डिपेंडेंसी है ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज में, फ्रांस में भी अभी इमैनुअल मैक्रोन ने विजिट किया था व्लादिमीर पुतिन रशिया। सो द पॉइंट इज यूरोप जो है, यूरोप थोड़ा डिकपल भी होना चाहता है, एंड यूरोप फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में वो लाना चाहता है। ये जो आर्टिकल है यूरोप का, इसको अपन सीरीज में पढ़ेंगे। आज जैसे जो हम पढ़ते हैं, आज जो आंसर राइटिंग भी है, लेट अस गेट फैमिलियर विद द ज्योग्राफी ऑफ यूरोप। जैसे ये यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन, बिकॉज हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं है कि इस कंट्री ने क्या कहा, इधर क्या कहा। हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो सिलेबस में लिखा है हमें उधर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो सिलेबस में लिखा है यूरोप एज अ ज्योग्राफी, वी शुड बी नोइंग वर्ड ज्योग्राफी। सो दिस इज यूराल माउंटेन, ये यूराल माउंटेन है, ये रशिया है। तो रशिया एशिया में भी है और रशिया यूरोप में भी है, रशिया दो कॉन्टिनेंट्स में। यूराल माउंटेन के लेफ्ट साइड दिस इज यूरोप। तो यहाँ से यूरोप स्टार्ट हो जाता है, दिस इज यूरोप, ये जॉर्जिया वगैरह हो गए, दिस इज यूरोप, और ये पूरा ऐसे यूरोप है। तो टर्की भी देखिए, यूरोपियन टर्की है और एशिया का टर्की है, टर्की भी दो कॉन्टिनेंट्स में। तो दिस इज यूरोप, ये जो पूरा जोन है दिस इज यूरोप। अब यूरोप में भी अगर अपन इसको डिवाइड कर लें तो दिस इज ईस्टर्न यूरोप, दिस इज वेस्टर्न यूरोप। फिर ये इसके नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, ये सीज हैं, बैरन सी ऊपर है, बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, इधर अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक आ जाता है। फिर ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ये कहलाते हैं यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। ये मेनलैंड है, ये मेनलैंड यूरोप है, और बीच में ये मेडिटेरेनियन सी है जिसके नीचे अफ्रीका आ जाता है और ऊपर यूरोप हो जाता है। तो ये जो पूरी ज्योग्राफी है ना, इससे हमें फैमिलराइज होना है, बिकॉज ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही जियोपॉलिटी आगे डेवलप होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गेट फैमिलराइज विद द ज्योग्राफी ऑफ यूरोप। आपको क्या करना है? एटलस ओपन करना है। एटलस में ऑल एटलस आर गुड, सारे एटलस अच्छे हैं। गूगल अर्थ का मैप भी आप देख सकते हो। प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी ऑफ यूरोप, यूरोप की ज्योग्राफी, यहाँ के रिवर्स, यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ के सीज, यहाँ पे लोकेशन, आइलैंड्स कौन से हैं, इन सब का एक रफ मैप बना के इसको कंसोलिडेट कर लीजिए। अब बिकॉज ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा है यूरोप,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी यही हुआ, सेकेंड भी यही हुआ, अभी फिर से टेंशन्स चल रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इस यूरोप को जानना बहुत ज़रूरी है। सो जस्ट प्रिपेयर अ नोट, ज्योग्राफी रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं उसको एक कंसोलिडेशन करिए मैप में, और रेफरेंस में आप इसका विकी पेज भी देख सकते हैं यूरोप का, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट है, इसमें अपन ज्योग्राफी देख रहे हैं। आने वाले टाइम पे हम अब इसमें पॉलिटी देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, और ज्योग्राफी यूरोप का रिलेशन विद इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको कंसोलिडेट कर लेंगे, जस्ट लाइक दैट जब हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कवर किया था। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज, यूरोप का ज्योग्राफी, सिक्योरिटी, आर्किटेक्चर। अब ये जो है वो है इंडियाज़ फूड सिस्टम। ये पूरा आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसका मैं पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा। ये पूरा आर्टिकल लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ना है, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है एग्रीकल्चर का। सी 17 एसडीजीज होते हैं, इसका भी हमने देखा है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें फूड सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम। फूड सिस्टम इसलिए ज़रूरत है बिकॉज अगर आप हिस्ट्री देखो, सो देर वॉज अ टाइम कि हम मतलब हमारा पूरा फोकस फूड सिक्योरिटी पे रहता था। टाइगर इज सो स्मार्ट, एलिफेंट इज सो स्मार्ट, बट इनका पूरा टाइम एंड एनर्जी इसी में रहता है कि फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर कराए। ह्यूमन बीइंग ने एग्रीकल्चर डिस्कवर कर लिया, हमने एग्रीकल्चर में प्रोफिशिएंसी कर लिया, हम फूड स्टोरेज में हमने प्रोफिशिएंसी कर लिया। अब इस एक से क्या फ़ायदा हुआ कि हम फूड सिक्योरिटी हो गए। हमको दिन भर केवल फूड के बारे में नहीं सोचना है, वी हैव गॉट टाइम, सो दैट ग्रेजुअली क्या हुआ, हमारा इवोल्यूशन स्पीड अप हो गया, बाकी एनिमल्स का नहीं हो पाया। तो जो फूड सिक्योरिटी है ना, एग्रीकल्चर, ये एक टर्निंग पॉइंट रहा है हमारे ग्रोथ इन दिस इवोल्यूशन सिविलाइजेशन में, बिकॉज इससे फूड सिक्योरिटी मिल गई, हमको ज़्यादा टाइम मिला कि हम दूसरी एक्टिविटीज़ में अपना ब्रेन अप्लाई कर पाएँ, और हम इवोल्यूशन की रेस में काफ़ी आगे निकल गए। तो फूड सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फूड सिक्योरिटी में नरिश ऑल पीपल, बूस्ट नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, इक्विटेबल लाइवलीहुड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, इसलिए मैं पूरा पीडीएफ इसका शेयर करूंगा। एम्पावर्ड कम्युनिटी हो, रिजाइलेंस टू वल्नरेबिलिटी हो, शॉक्स एंड स्ट्रेसेस, एक्सेलरेट करें मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, और इसमें हेल्प होगा साइंस का, सोसाइटी का, पॉलिसी का, सस्टेनेबिलिटी का, एफिशिएंसी एंड सर्क्युलैरिटी। सी सो इन सब चीज़ों के थ्रू हमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना ज़रूरी है। अब इसमें साइंस भी होना चाहिए और पॉलिसी भी होना चाहिए। यहाँ बताया पॉपुलेशन बॉम्ब हुआ, पॉपुलेशन बॉम्ब से क्या हुआ, फूड का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, बट साइंस ने कैचअप किया और फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया, तो एक बैलेंस फिर से आ गया। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हंगर एंड पॉवर्टी को एड्रेस करने की बात हुई, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स आए, प्रोडक्शन बढ़ा, बम्पर प्रोडक्शन होने लग गया। फिर हाई यील्डिंग वैरायटी वीट और राइस का हुआ, इंस्टीट्यूशंस बने, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लेके आए, पीडीएस लेके आए, फूड ग्रेन स्टॉक बनाने लग गए हम। तो इससे क्या हुआ, हम शिप टू माउथ से एक सर्टेन डिग्री फूड में सिक्योर हो गए। फिर इसको वेल डिस्ट्रीब्यूशन करने की भी हमने कोशिश की ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में। अब जैसे कैलोरी होता है, 2400 किलो कैलोरी रूरल में और 2100 किलो कैलोरी इन अर्बन सेटअप में रिक्वायरमेंट होता है। ये अगर नहीं हो रहा है तो मतलब हंगर है वहाँ पे। तो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हमने प्रोवाइड किया। विमेन मैन अनेबल टू एक्सेस फूड टू मीट बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स, तो वो सही नहीं था। चिल्ड्रन में भी हमने देखा अंडर नरिशमेंट है, अंडर न्यूट्रिशन है, तो इससे क्या हुआ, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें हुई, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फेज़ 2 में भी बताया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भी जो इंडिया की रैंकिंग है वो 101 आउट ऑफ 116 कंट्री है। इंडिया में अगर हम देखें तो पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन का एक विशियस साइकिल भी एट टाइम्स चलता है। सो द पॉइंट इज हम काफ़ी आगे ट्रैवल कर चुके हैं, बट अभी भी फूड में हमें सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। फूड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है तो क्वांटिटी, दूसरा होता है क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब पर्याप्त खाना मिले, क्वालिटी मतलब जो खाना मिले वो क्वालिटी का खाना हो, न्यूट्रिशनल फूड हो वो। इन दो चीज़ों में अभी हमें एम्फेसाइज करना है, इसीलिए हम फूड फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, मिड डे मील की बात करते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम और मेन में इस पूरे आर्टिकल को एक बार अच्छे से पढ़ना है। तो अभी जैसे अब ज़रूरत आ रहा है वो बेटर न्यूट्रिशन का है, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज हैं, सस्टेनेबिलिटी अब इंश्योर करना ज़रूरी है, बिकॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन से नेगेटिव आउटकम भी आया था। ट्रांजिशन का रिक्वायरमेंट है,
एक और जो चीज़ है वो है क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर। जैसे एक इंटरस्टेलर मूवी आई थी ना, उसमें क्या दिखाते हैं कि फूड जो है, सारा जो क्रॉप्स है हमारी, दे स्टार्ट डाइंग। तो केवल जैसे मेज ही एक क्रॉप बचती है, बाकी हमारे पास डाइवर्सिटी नहीं रहती। तो हमें भी ये सोचना है कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है हम उसको मेंटेन करें। दैट इज़ वाई राइस एंड व्हीट अच्छी बात है, बट हमें मिलेट में और जो दूसरे रीजनल क्रॉप्स हैं उनको भी एनकरेज करना चाहिए। तो ये बात आया। सस्टेनेबिलिटी इज द क्राइटेरिया। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि हम इस जनरेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, बट हम आने वाली जनरेशन के अपॉर्चुनिटीज को किल नहीं कर रहे हैं, उनका भविष्य खत्म नहीं कर रहे हैं। दैट इज सस्टेनेबिलिटी। अब इसमें ज़रूरत है, हम जैसे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज से स्ट्रेस हो रहा है, इसको चेक करें। केमिकल्स को ऑर्गेनिक के थ्रू बढ़े। इनकम गैप है उसको फिल करें, क्योंकि डिवीज़न भी है। फार्मर्स भी एक बहुत बड़ा टर्म है। फार्मर मतलब इट्स सो मच डाइवर्सिटी। जो वेज है फार्मर कम्युनिटी में भी, एक कम्युनिटी सेक्शन ऑफ फार्मर सुपर रिच है, दूसरा लैंडलेस लेबरर टाइप है। तो यहाँ जो डिस्क्रिपेंसी है फार्मर कम्युनिटी के विद इन भी, उसको भी वेज करना ज़रूरी है। इनकम गैप, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर, इरीगेटेड रेनफेड एरिया। वंडरफुल आर्टिकल, इसको पूरा एक बार ज़रूर पढ़ना है। फिर जो सॉइल टाइप है, टेम्परेचर, तो रिजाइलेंट बना है, टाइम चेंज हो रहा है, एफिशिएंट एग्रीकल्चर करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे IARI है वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बनाता है। बिजनेस कैसे प्रॉफिटेबल हो, एफिशिएंसी कैसे इंश्योर हो। एग्रीकल्चर का क्रिटिसिज्म इस बात पे होता है कि दिस इज़ वेरी इनएफिशिएंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है यहाँ पे। इन चीज़ों को करेक्ट करना चाहिए। और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं, MSME को बढ़ाएं, हम प्रोडक्शन चेन बढ़ाएं, एफिशिएंसी पॉलिसी लेके आए। दीज थिंग्स वी नीड टू वर्क ऑन। और इससे क्या होगा, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी आएगी और हमारी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल होगा। सो दिस आर्टिकल इज रियली गुड, कलेक्शन वाला आर्टिकल है, इसको मैं शेयर करूंगा, एक बार फिर से गो थ्रू करना है। इज द न्यू इकोनॉमी क्रिएटिंग न्यू जॉब्स। वॉर एंड पीस। अब ये जो वॉर है ना, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर इसमें इकोनॉमी देखें ना, तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इकोनॉमी लगती है। ये जो वेपन्स हैं, बुलेट्स है, गन्स है, प्लेन्स हैं, दे आर नॉट सॉफ्ट, दे आर नॉट लाइक चीप नहीं होते, इनका बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट होता है इकोनॉमी में। सो वॉर एंड पीस। देन एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो वापस आई। इंडियंस प्राइम मिनिस्टर ने कहा कॉल्स फॉर सीज फायर, डायलॉग करें, सेफ एग्जिट ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट जोन हाईएस्ट प्रायोरिटी है। सेफ एग्जिट ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट जोन इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। सो दिस इज अर्नेस्ट अपील। Jaishankar Saab speaks to EU-UK ministers, calls to change stance grow louder. इंडिया को सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया थोड़ा न्यूट्रल हो रहा है इस पोजीशन पे। देन दिस इज ड्रोन का मिसयूज फॉर दिस टेरर एक्टिविटीज। असेंबली पोल्स है, ये जवान है, पैरामिलिट्री मैन आउटसाइड सील्ड स्ट्रॉन्ग रूम, क्योंकि वोटिंग हो जाता है। अब जो बैलेट्स हैं, EVM है, इसको भी सेफगार्ड करना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, टैंपर नहीं। US ग्रुप हैक्ड इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। नेवी को 12th P-8I एयरक्राफ्ट मिला फ्रॉम बोइंग, सो दिस इज गुड। P-8I एयरक्राफ्ट, सो काफ़ी डिले हो गया था बट ये मिल गया, P-8I एयरक्राफ्ट। जम्मू एंड कश्मीर में स्नोफॉल है, रिमेन अनट्रेस्ड, दिस इज स्नोफॉल वैली। देन यूक्रेनियन क्राइसिस, यूक्रेनियन वेकअप टू थंडर ऑफ वॉर्स। नाउ सी, जैसे ये यूक्रेन है, ये ब्लैक सी है, ये क्रीमियन पेनिनसुला है, ये सी ऑफ अजोव है, ये स्ट्रेट ऑफ कर्च है। ये देखिए रीजन जो ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूक्रेन में है, डोनेट्स्क, लुहांस्क, इस जोन को रशिया ने इंडिपेंडेंट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। और इसके अलावा ये डोनेट्स्क रीजन है, यहाँ पे इसकी कैपिटल है। और इधर बेलारस जो है वो भी रशिया के क्लोज है, तो बेलारस पे भी अभी चार्जेस लग रहे हैं कि वो रशिया को लाइक सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे एंट्री टू यूरोप, दिस यूक्रेन में। तो दिस इज देयर, यूक्रेन का इतना पोर्शन है पोलैंड तक, बाकी इधर रशिया का तीनों साइड से ऐसे अटैक हो रहा है। सो दिस इज देयर, रशियन मिलिट्री इनकर्शंस रिपोर्टेड। सिचुएशन अभी यहाँ वॉलेटाइल है, अनसर्टेनिटी है, वेट एंड वॉच एंड सेंसिटिविटी, सेंसिबल वे में इस टॉपिक को कवर करना जरूरी है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन स्लैम्स रशियन अटैक, पुतिन हैज चोजन दिस वॉर, गिव पीस अ चांस, यूनाइटेड नेशन टेल्स रशिया। अब इधर सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, तो वो यूनाइटेड नेशंस का हो रहा है।
रिमेंबर वर्ल्ड वॉर वन के बाद भी ऐसी एक बॉडी बनी थी, लीग ऑफ नेशंस टाइप, जिसका काम था कि वर्ल्ड वॉर टू नहीं होने देना, बट वो बॉडी सुपर फ्लॉप शो था। यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना वर्ल्ड वॉर टू के बाद। यूनाइटेड नेशंस का काम है कि वर्ल्ड वॉर थ्री नहीं होने देना। ऑल दीज ईयर यूनाइटेड नेशंस ने डिलीवर किया है, बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहां ये डिसअपॉइंटमेंट रहा है। यूनाइटेड नेशंस एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका प्राइमरी काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखना, फ्रेंडली रिलेशन स्टेट नेशंस के साथ बनाना, हार्मोनाइज करना रिलेशंस को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये बनी थी। इसके ये सारे फाउंडर है। इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर है, और इंडिया अभी यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर है। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 15 मेंबर की यूएनएससी होती है। 5 परमानेंट मेंबर कौन है यूएनएससी के? आंसर, इंडिया का भी 2 साल का टेन्योर है नॉन परमानेंट। इसको प्राइजेस भी मिले हैं, नोबेल पीस प्राइज वगैरह, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि यूएन का एट टाइम्स जो मैंडेट होता है ये 1945 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। 2020 का स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया है, तो टाइम के साथ यूनाइटेड नेशंस को भी इवॉल्व करने की ज़रूरत है। प्लस यूएन एट टाइम्स क्या होता है, यूएस या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनका पपेट की तरह एक्ट करता है, विच इज़ रॉन्ग। यूनाइटेड नेशंस में एट टाइम्स जैसे जो परमानेंट मेंबर है इनके पास वीटो पावर है, तो यह राइवलरी चलती रहती है यूएस ब्लॉक का और रशिया ब्लॉक का, तो जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो हो नहीं पाते। सो देर आर मेनी चैलेंजेस विद दिस यूनाइटेड नेशंस। तो अभी अपील कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस यहाँ पे क्विकली इंटरवीन भी करे और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाने से रोके। अब दिस इज अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी, लेट अस प्रिपेयर अ नोट ऑन द यूनाइटेड नेशन, बिकॉज हमें सिलेबस के विद इन रहना है। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द यूनाइटेड नेशंस, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस इंस्टीट्यूशंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। डिस्कस इट्स रोल एंड मैंडेट। तो दिस इज अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज को करिए, फर्दर इसके पे अपन और आगे बिल्ड करेंगे। प्रिपेयर अ नोट ऑन द यूनाइटेड नेशंस, डिस्कस इट्स रोल एंड मैंडेट एंड राइट। ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत आता है, बट जब लिखने की बात आती है ना तो हाथ रुक जाता है, कलम रुक जाता है, बिकॉज हमने राइट नहीं किया, कंसोलिडेट नहीं किया। अभी मैंने इतने स्टूडेंट से बात कर रखा है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम बस यही है कि पढ़ा बहुत है बट कुछ याद नहीं है, कुछ कंसोलिडेटेड नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। So that is why revision, consolidation, write, read, old school is a good school. So do this. United Nations and rule and mandate. China says it's understand Russia's. This is again one thing. Understand Russia's legitimate security concern. China बहुत फ्रेंडली हो रहा है रशिया के साथ। स्टॉक्स टैंक हो गए, सी रशिया इन्वेड्स यूक्रेन, दिस इज द प्रॉब्लम। सेंसेक्स इतना पॉइंट लॉस किया है, 7 years वॉलेटिलिटी है। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इज ऑल्सो वन थिंग, सिचुएशन इज नॉट गुड ओवर हियर। अब जैसे रशिया यूक्रेन ये एक मेजर एरिया है वीट प्रोडक्शन का। वीट क्योंकि क्या कौन सी क्रॉप होती है, विंटर, और यहाँ की जो यहाँ का जो वेदर क्लाइमेट है वीट के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर, रशिया यूक्रेन एट्सेट्रा। तो ये एक मेजर एक्सपोर्टर है वीट के, बट यहाँ अभी क्राइसिस है, ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो, इंडिया वीट का अब ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को भी इंडिया को एनकैश करना चाहिए। इंडिया के पास बफर भी है काफ़ी अच्छा, 24.2 मिलियन टन का पूल है, हम इसको एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। रशिया एंड यूक्रेन जो है ना ये मेजर एक्सपोर्टर हैं वीट के। इजिप्ट, टर्की एंड बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट करते हैं वीट। इजिप्ट इंपोर्टर है वीट का, और रशिया एंड यूक्रेन जो है वो इजिप्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज देयर। टर्की, बांग्लादेश, इजिप्ट जो हैं ये इंपोर्ट करते हैं रशिया का वीट। तो हम रशिया में टेंशंस हैं, रशिया यूक्रेन, तो इजिप्ट, टर्की, बांग्लादेश को हम अपना वीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। मॉनिटरिंग सिचुएशन इन रशिया, CIS कंट्रीज हमने पढ़ा था, दिस CIS कंट्रीज, रशिया, सेंट्रल एशिया की, यहाँ पर अभी मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन, बिकॉज हम यहाँ पे रॉ मटेरियल, ड्रग सप्लाई और इम्पोर्टेंट दिस ग्रोथ मार्केट भी है फॉर दिस मेडिसिन। IOC ने बाय किया रशियन यूराल ऑयल इन 2 year। अभी यूराल माउंटेन देखा हमने, सेपरेट कर रहा है यहाँ का ऑयल। इंडियन टी एक्सपोर्टर फ्रेट ओवर अनसर्टेनिटी ड्यू टू वॉर। तो दिस इज द प्रॉब्लम, वॉर का इम्पैक्ट हर सेक्शन ऑफ इकोनॉमी में देखने को मिलता है।
इंडिया ने इतने मिलियन केजी शिप किया था रशिया, 15 मिलियन केजी टू यूक्रेन, तो अनसर्टेनिटी। टी, मूडी रेजेस इंडियाज जीडीपी आउटलुक टू दिस मच, बट अभी भी टेंशंस क्या हैं? टेंशन है रशिया यूक्रेन वॉर रिजल्टिंग इन डिक्लाइन इन एनर्जी सप्लाई, ऑयल एंड गैस प्राइस सर्ज हो रही है, $100 क्रॉस हो गया, इकोनॉमी अभी भी रिकवर नहीं हुई है, कोविड-19 अभी भी बाहर है, बॉन्ड प्राइसेस बढ़ रही है, डेट इक्विटी और मॉनेटरी पॉलिसी भी अब टाइटन होगी आने वाले टाइम पे, फिस्कल टैपरिंग यूएसए। सो इसलिए मूडी बोल रहा है लेट अस सी। इकोनॉमी में ना नंबर्स में नहीं जाना है, जस्ट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डेफिनेशन, सवाल यहीं से आएंगे। इंडिया एंड्स टैक्स रो विद केन एनर्जी। आप हैं ए अनंत नागेश्वरन जी, आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। अगेन इकोनॉमी इंडिया की रोबुस्ट है, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। आरबीआई के शक्तिकांता दास साहब ने भी कहा है कि अनसर्टेनिटी है बट कंटिन्यू रहेगा, हम कैलिब्रेटेड अप्रोच फॉलो करेंगे। आईपीएल मार्च 26 से होगा, मई 29, और इसका जो वेन्यूज़ है वो है वानखेड़े, बारबोन, डीवाई पाटिल एंड एमसीए स्टेडियम इन पुणे। तो मुंबई और पुणे में सारे मैचेस होंगे। देन दिस इज न्यू वर्ल्ड एटीपी नंबर 1 है मैदवदेव, जोकोविक को यहाँ पे रिप्लेस किया है। सी लास्ट एटीपी नंबर 1 रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, जोकोविक, एंडी मरे, एंडी रॉडिक, इसके बाद ये मैदवदेव है सिंस 2004। देन दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। स्टार्वेशन यमन में डिफरेंट, दिस फूड सिक्योरिटी, रशियन, सेंसेक्स, फिशरमैन एंड फ्रॉडुलेंट एसेट्स। ये जो बात है यहाँ हम देखते हैं इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है। तो जैसे रशिया ने जैसे यूक्रेन में फौज भेजा, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन एक है जो यूनाइटेड नेशन चार्टर में है, आर्टिकल 24। ये बोलता है स्टेट्स रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स और थ्रेट ऑफ यूजिंग फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। तो यूक्रेन की टेरिटोरी में रशिया आ रहा है तो दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 24 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। हम जब बात करते हैं ना, दिस इज द डिफरेंस। यू आर अ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के एस्पायरेंट हो तो आपको इस तरीके से फैक्ट बेस्ड बातें करनी चाहिए, नॉइज नहीं, सब्सटेंस। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? यूनाइटेड नेशन चार्टर में लिखा है कि इस तरीके से अगर रशिया यहाँ पे आ रहा है तो विच इज अगेंस्ट दिस इंटरनेशनल लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। रशियन अटैक ऑन यूक्रेन जो है ये वॉयलेट करता है इस प्रिंसिपल को। क्या ये अग्रेशन माना जाएगा इंटरनेशनल लॉ में? अब रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू है कि रशिया जो चाहता है यूक्रेन नाटो में नहीं मिले, तो रशिया ने इसलिए यूक्रेन पे इन्वेड किया, सेल्फ डिफेंस कह के किया। तो रशिया का जो क्लेम है सेल्फ डिफेंस एज यूक्रेन, न्यूक्लियर वेपन अगर यूक्रेन ले लेगा तो रशिया को डिफिकल्टी होगा। यूक्रेन अगर वेस्टर्न अलाइज के साथ मिलेगा नाटो तो रशिया को डिफिकल्टी होगा। तो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया फॉर सेल्फ डिफेंस। अब इसमें कितना सब्सटेंस है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द लीगैलिटी ऑफ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स केस में, थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स केस में जैसा रशिया को फील हुआ, मेयर पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ थ्रेट। तो आईसीजे का ये स्टैंड है कि अगर यूक्रेन का मेयर ऐसा स्पेकुलेशन है कि वो आपसे न्यूक्लियर वेपन्स ले लेगा तो केवल इस थ्रेट पे आप यूक्रेन पे अटैक नहीं कर सकते। मेयर मेंबरशिप इन अ डिफेंस अलाइज लाइक नाटो कैन ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड अ थ्रेट ऑफ अग्रेशन। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो अब इसमें एक और व्यू पॉइंट है, वो व्यू पॉइंट है कि जब अगर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज अगर ऐसे लॉज को ट्वीक करके, जैसे यूएसए ने भी इंटरवीन किया था अफगानिस्तान में, यूएसए ने भी गया था इराक में से सीरिया में, तो जब वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए लेड नाटो ब्लॉक ऐसा कर रहा है तो फिर तब भी ये लॉज वैसे ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये रशिया का स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो द पॉइंट इज, इसीलिए जो यूनाइटेड नेशंस है ना, इसका इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है कि एट टाइम्स इट लुक्स बायस्ड, इसके पास टीथ नहीं है अपनी पॉलिसी चार्टर को इम्प्लीमेंट कराने का। और इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी बोला था यूनाइटेड नेशंस में डायर नीड है रिफॉर्म का, स्पेशली दिस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये ऑब्सोलीट हो गई है, ओल्ड डेटेड है, ओल्ड हो गई है, इसको रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो सी जैसे रशिया ने रिकॉग्नाइज किया डोनेट्स को, लुहांस को, डॉनबास रीजन को, ट्रूप्स यहाँ पे भेजी पीस कीपिंग के लिए, पीस फोर्स के लिए। पर अब ये हो गया कि यूक्रेन एक सोवरेन कंट्री है, वहाँ पे दूसरी कंट्री कैसे आया? आर्टिकल 24 के अगेंस्ट है। 74 में रिजोल्यूशन 3314 था
यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अनदर स्टेट इज अगेन वॉयलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। बेलारस ने अगर रशिया को अलाउ किया अपनी टेरिटोरी से इधर अटैक करने पर, तो बेलारस भी पार्टनर इन क्राइम है। आर्टिकल 2.3 में लिखा है स्टेट्स जो हैं वो सेटल करे देयर डिस्प्यूट्स पीसफुल मीन से, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करें। फिर आर्टिकल 51 बोलता है रिजॉर्ट टू इंडिविजुअल कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस है until the Security Council takes step to ensure international peace and security। तो यूक्रेन के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है। यहाँ के जो चीफ है उनका स्टेटमेंट भी आया था कि जो भी यूक्रेनियन वेपन्स पिक करके फाइट करना चाहता है स्टेट उसको वेपन्स देगा। तो दिस इज देयर, बट यूएनएससी को यहाँ पे इंटरवीन स्टेप इन करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम एस्केलेट नहीं हो। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है कि केवल थ्रेट है न्यूक्लियर वेपन का, केवल डर है कि वो नाटो या वेस्टर्न अलायंस में मिल जाएगा, केवल इस थ्रेट परसेप्शन के बिहाफ में ऐसे इन्वेड करना आईसीजे के अकॉर्डिंग वो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट होगा। तो ये व्यू पॉइंट्स है रशिया, ये व्यू पॉइंट्स है यूक्रेन और इधर है यूनाइटेड नेशंस। ओके, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी। सी, जब पार्टीशन हुआ इंडिया का तो जो रिवर्स होती है वो तो पार्टीशन मानती नहीं है, तो रिवर्स जो हैं वो यहाँ से ऐसे फ्लो हो रही है। ये रिवर है इंडस रिवर, दिस इज इंडस रिवर। फिर ये नीचे आती है फिर झेलम रिवर, फिर चेनाब रिवर। तो इंडस, झेलम, चेनाब, फिर रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 रिवर है। तो ऐसे करके 6 रिवर है। पानी, बिकॉज यहाँ पे बॉर्डर बन गई तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इसके लिए आई इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी। तो वेस्टर्न रिवर हैं चेनाब, झेलम, इंडस। ये इंडस है, ये झेलम है और ये चेनाब है, ये वेस्टर्न रिवर्स है। तो इंडिया का जो राइट है वो लिमिटेड है, पाकिस्तान को ज़्यादा राइट मिला है इन तीनों के रिवर के पानी में। इंडिया का जो राइट है वो सर्टेन इरिगेशन, रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट, लिमिटेड स्टोरेज, डोमेस्टिक नॉन कंजम्पटिव यूज, इन सब के लिए है और कंडीशंस अप्लाइड। तो ये 3 रिवर में इंडिया लिमिटेड यूज करेगा, पाकिस्तान को ज़्यादा से है। नीचे की जो ये 3 रिवर है दिस रावी, ब्यास एंड सतलज, यहाँ सतलज, ब्यास एंड रावी, यहाँ पे इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट्स है। ये है पूरा इंडस वाटर ट्रीटी। दीज 3 रिवर पाकिस्तान, दीज 3 रिवर इंडिया, ज़्यादा राइट्स हैं। और इसको सक्सेस सेटल करने के लिए बना इंडस वाटर कमीशन। अब क्या होता है, ये इंडस वाटर कमीशन जो बना था ये वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर भी किया था ट्रीटी को। फिर इसमें ये प्रोविजंस भी हैं कि आप डिफ़िकल्टी होती है तो चैलेंज कर सकते हो, इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हो अगर ट्रीटी के वायलेशन हो रहा है। वायलेशन ऐसा होता है कि जैसे रिवर का वाटर है ये स्कार्स रिसोर्स है, इंडिया को ऑब्वियसली वाटर का रिक्वायरमेंट है। तो जैसे इंडिया ट्रीटी के अंदर ही जो टॉप की 3 रिवर्स है, जो वेस्टर्न रिवर्स है, इधर कोई डैम्स बनाता है या फिर कोई प्रोजेक्ट करता है तो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन उठाने लग जाता है। जैसे हमने 1000 मेगावाट का पक्कल दुल प्रोजेक्ट बनाया, लोअर कलनानी प्रोजेक्ट बनाया, किरू प्रोजेक्ट बनाया, तो इस पे जो पाकिस्तान है वो ऑब्जेक्शन उठाता है, इधर फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये 6 रिवर बेसिन्स हैं, 6 रिवर बेसिन्स हैं इंडस वाटर ट्रीटी में। बोथ द साइड्स हैं वो डिपेंडेंट हैं वाटर इंडस में, इंफ्रा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात होती है। अब सम ऑफ द की प्रोविजंस ये भी है कि कुछ रिवर्स में अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ है, कुछ में रिस्ट्रिक्टेड यूज़ है। अब जैसे इंडिया ने अगर स्टोरेज बढ़ाया तो से पाकिस्तान ने इसमें ऑब्जेक्शन उठाया था कि आपने इतना इस पे डैम क्यों बढ़ा दिया, डैम का ज़्यादा कंजम्पशन क्यों कर रहे हो वाटर का। तो दीज आर द चैलेंजेस। पाकिस्तान के पास इन तीनों रिवर्स को ज़्यादा राइट्स हैं, बट इंडिया इनमें रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर स्मॉल स्केल के बना सकता है। तो दिस इज़ दैट। अब कई बार ऑब्जेक्शन उठता है तो उसके लिए से वर्ल्ड बैंक बीच में ब्रोकर है या फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मैटर जाता है। एट टाइम्स वो इंडिया विद इन लॉज वर्क कर रहा है तो इंडिया के फेवर में डिसीजंस आए हैं, किशन गंगा एंड ऑल। अब यहाँ जो हमें जानना है वो ये है कि जो रिवर वाटर है, रिवर वाटर जो है और जो ट्रीटी है, एट टाइम्स ये भी बोला जाता है इस पूरे इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया थोड़ा डिसएडवांटेज में है, इंडिया को ज़्यादा वाटर शेयर यहाँ पे डिमांड करना चाहिए था। दूसरी बात, जैसे जियोपॉलिटिकल पाकिस्तान टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी यूज़ करता है, कंटिन्यूसली इंडियन पे साइड पे यहाँ पे अटैक होते हैं, डीएस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है जम्मू एंड कश्मीर को। सो इन सब चीज़ों के बिहाफ में प्राइम मिनिस्टर ने ये भी स्टेटमेंट दिया था, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो साइमल्टेनियसली। फिर जब यहाँ पे
पुलवामा अटैक हुआ तब भी यही बात थी कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट करना ज़रूरी है बिकॉज दिस इज डिसएडवांटेज इंडिया। इंडिया यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक यहाँ पे गेन कर सकता है, तो इसीलिए ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पॉइंट्स बहुत नहीं देखने हैं हमें, हमें बस ये देखना है ये रिवर कौन सी है, कौन सी 6 रिवर है, किस में क्या प्रोविजंस हैं, और दिस वाटर ट्रीटी। ओके, अब आगे दिस इज सिनेमेटोग्राफी है और नो योर इंग्लिश। नो योर इंग्लिश में डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एंड कंटेंट है। कंटेंट का मतलब होता है स्ट्रगल, यू आर अ कंटेंडर, कंटेंडर मतलब कंपटीशन में हो, राइवलरी में हो, तो दिस इज डी, कंटेंट। कंटेंट मतलब जो है आप उसमें खुश हो। टू बी कंटेंट मतलब यू आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट वन हैज। कंटेंटेड, यहाँ पे कंटेंट है, कंटेंट। ओके, एक है कंटेंट, दूसरा है कंटेंट। ओके, तो कंटेंट डी लिखा है मतलब कंपटीशन है, आप उम्मीदवार हो वहां पे। टी लिखा है मतलब आप सेटिस्फाइड हो, यू आर कंटेंट। रिगार्ड एंड कंसिडर, तो रिगार्ड इज फॉलोड बाय एज, हम रिगार्डेड एज हमेशा यूज करते हैं। कंसिडर्ड में ऐसा नहीं है, कंसिडर्ड इज नॉट फॉलोड बाय एस। बाकी मीनिंग मोर और लेस दोनों का सेम है। मैनी और सेवरल में कंफ्यूजन होता है। सेवरल मतलब मोर देन वन है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो सेवरल। मैनी में बहुत ज़्यादा है। सेवरल इज मोर देन 2 बट फ्यूअर देन मैनी, और जो मैनी है उसका डिग्री और हाई है। इंग्लिश इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी स्ट्रेंज लैंग्वेज, दैट इज़ वाई हम बोलते हैं अक्सर इंग्लिश ऑल दो पॉपुलर है इतना ज़्यादा, बट इंग्लिश में अगर अपन साइंटिफिकली और टेक्निकली देखें तो देर आर डिफिकल्टीज, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं इसमें। Affirmative sentences generally many is not used in conversation, many is used in writing and formal occasion. Context different होता है। once होता है, twice होता है, बट अगर फॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश देखें तो thrice नहीं होता है, फिर हम 3 times बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो ये स्मॉल चीज़ें हैं। नेटिव स्पीकर जो इंग्लिश है, फॉर्मल जो इंग्लिश है, करेक्ट इंग्लिश है, उसके लिए ये हमें टाइम टू टाइम सीखना चाहिए। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। आज के ये 2 सवाल हैं बस। पहला सवाल तो हमें यूरोप की ज्योग्राफी से फैमिलराइज होना है, दूसरा यूनाइटेड नेशंस पे एक नोट तैयार करना है, रोल एंड मैंडेट। ये भी बिगिनिंग है अभी इस आर्टिकल का, आगे इस पे और डिस्कशन करेंगे, क्रिटिकल एनालाइज करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।